ठीक है सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मलाड म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से, मेरा नाम अजीता दुबे। आज मैं आप लोग को विज्ञान और प्रौद्योगिकी का पाठ क्रमांक 16, जो पाठ नंबर 16 है, आनुवंशिकता और परिवर्तन, जो हम लोग ने ऑलरेडी इसके पहले हम लोग ने इस पाठ में पढ़ चुके हैं कि वंशागति क्या होती है, आनुवंशिकता क्या होती है, किस तरह से माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण उनके संतान में जो संक्रमित होता है उसी को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। तो बच्चों, इस वाले पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि आनुवंशिकता क्या होती है और किस तरह से आनुवंशिकता और परिवर्तन में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से जो व्यक्ति के त्वचा का रंग होता है, हर एक के जो चेहरे की रचना होती है, ऊंचाई होती है, आंखों का रंग होता है, वो सब अलग अलग होता है और वो कहीं ना कहीं हमारे फैमिली से कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, जैसे दादाजी से या फिर दादी जी से या फिर पापा से या फिर मम्मी से। तो जो आनुवांशिक विज्ञान है, तो जहाँ पे हम देखते हैं आनुवांशिकता, तो इस तरह हम देखते हैं कि जो कुत्ते के बच्चे होते हैं वो कुत्ते के समान होते हैं, जो कबूतर के बच्चे होते हैं वो कबूतर के समान होते हैं, और जो मानव की संतान होती है वो मानव के समान होती है, क्योंकि ये सब होता है आनुवांशिकता, जहाँ पर माता और पिता के शारीरिक और मानसिक लक्षण उनके संतान में जो है वो संक्रमित होते हैं। फिर बच्चों, हम लोगों ने देखा था डीएनए के बारे में, और डीएनए से पहले हम लोगों ने देखा था कि गुणसूत्र, एक्चुअली गुणसूत्र जो है वो डीएनए का ही रूप है, पर जो गुणसूत्र होता है वो हमें कोशिका विभाजन के समय देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो डीएनए होता है वो उसमें विशिष्ट जानकारी संग्रहित होती है कि मुझे कौन से प्रोटीन का निर्माण करना है, और उसमें जो आरएनए होता है, आरएनए मैंने आप लोग को पढ़ाया था, राइबो न्यूक्लिक एसिड, और जो डीएनए होता है जो हमारी कोशिका में केंद्रक के अंदर होता है उसका नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो किस तरह से डीएनए में प्रोटीन की जानकारी तो है कि मुझे क्या क्या निर्माण करना है, तो किस तरह से आरएनए जो है वो एमआरएनए, जो आरएनए के प्रकार हम लोगों ने देखा था, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए, किस तरह से वो हेल्प करते हैं उस प्रोटीन के निर्माण कार्य को करने के लिए। तो बच्चों, आप लोग को पता है कि जो हमारे कोशिकाओं का जो कार्य होता है वो डीएनए के ऊपर ही निर्भर होता है। अगर डीएनए नहीं होगी तो कोशिका मृत हो जाएगी, क्योंकि कोशिकाओं के कार्य में, वृद्धि में, विभाजन में, ये सब में डीएनए ही हेल्प करता है, इसीलिए इसे प्रधान अणु भी कहते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र के प्रकार देखा था हम लोग ने। फिर मैंने आप लोग को पूरा डीएनए की रचना बताई थी, और उसके बाद हम लोग ने आरएनए के प्रकार को पढ़ा था, और किस तरह से आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है जो हमारे शरीर निर्माण के लिए बहुत जरूरी होता है, वो सब भी हम लोग ने देखा था। तो जो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी पार्ट का है, और जो टॉपिक का जो नाम है, आज का जो मेन मुद्दा है इस टॉपिक का, इस पाठ का, वो है आनुवांशिक विकृति। तो आनुवांशिक विकृति क्या होती है वो मैं आप लोग को बताती हूँ वन बाय वन। ओके, ये आनुवांशिक विकृति होती क्या है। उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगी एक चीज। यहाँ पर देखो बच्चों, ये वाला जो मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, यहाँ पे जहाँ पे मेरा पॉइंटर है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी ये पढ़ा चुकी हूँ मैं कि जो मनुष्य में जो नॉर्मल गुणसूत्रों की जोड़ी होती है वो होती है 23 जोड़ी। तो 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र जो है वो मनुष्य में जो है वो पाए जाते हैं। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है, तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, सिक्स्थ, फिर छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, करके पूरा जो है वो 23 गुणसूत्र जो है वो 23 जोड़ी जो है वो पाई जाती है, जिसमें से 22 जोड़ी जो होती है वो अलिंगी होती है। अलिंगी मतलब जो विशेषताओं को दर्शाती है, यहाँ तक 22 जोड़ी तक, यहाँ से लेकर एक से लेकर यहाँ तक जो 22 जोड़ी तक है वो हमारी विशेषताओं को दर्शाती है। जबकि जो 23वीं जोड़ी है ये XX स्त्रियों में और ये XY पुरुषों में, जो 23वीं जोड़ी है X और X स्त्रियों में और X और Y पुरुषों में, ये लिंग डिसाइड करती है कि होने वाला जो संतान है वो लड़की होगी लड़का होगा। तो ये जो लिंग गुणसूत्र डिसाइड करते हैं, स्त्रियों में XX और फादर में X और Y। तो अगर X और
अगर स्त्री की तरफ से X और फादर की तरफ से X गुणसूत्र आता है तो होने वाली संतान लड़की होती है, और स्त्री की तरफ से तो हमेशा X ही आएगा, और फादर की वजह से फादर की तरफ से Y आता है तो होने वाला संतान जो है वो लड़का होता है। तो ये नॉर्मल जो गुणसूत्रों की मैंने आपको बताई है जोड़ी, तो 23 जोड़ी जो है वो मनुष्य में जो है वो पाई जाती है, जिसमें से 22 जोड़ी अलिंगी होती है। तो 23वीं जोड़ी होती है वो लिंग डिसाइड करती है कि होने वाला संतान जो है वो लड़की है या लड़का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्त्रियों में 44 प्लस XX होता है। 44 मतलब ये हो गया अलिंगी प्लस X और X, मतलब 44, एक X हो गया 45 और दूसरा वाला X हो गया 46। तो ये टोटल हो गया स्त्रियों में 46 गुणसूत्र, और पुरुषों में 44 मतलब 22 जोड़ी तक अलिंगी प्लस 23वीं जोड़ी X 45 और Y को लेकर 46। तो इस तरह से 23 जोड़ी में से 22 जोड़ियां अलिंगी होती है और 23वीं जोड़ी जो स्त्रियों में होती है वो है 44 प्लस XX और 44 प्लस XY। ये नॉर्मल नंबर है जो स्त्रियों में और पुरुषों में पाया जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, ये जो नॉर्मल जो नंबर है वो नॉर्मल कभी कभी क्या होती है, आनुवांशिक विकृति आ जाती है, जिसे बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स क्यों होता है, कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या जो है वो इस अधिक हो जाएगी और कभी कभी जितना रहना चाहिए उससे कम हो जाती है, तब आनुवांशिक विकृति का निर्माण होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जहाँ पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स और अलग अलग प्रकार के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ, ये नॉर्मल है, जो मैंने आप लोग को दिखाया ना ये नॉर्मल है, और ये 44 प्लस XX स्त्रियों में नॉर्मल है, 44 प्लस XY पुरुषों में नॉर्मल है। ये नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या है, मतलब इतनी होनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुणसूत्रों की असामान्यता जिसे बोलते हैं एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, उसके कारण जनुकों में जो है वो जनुक मतलब मैंने तुम लोग को बताया था जनुक मतलब DNA ही होता है जनुक। तो जनुक में जीन में उत्परिवर्तन होता है और उसकी वजह से जो रोग हमें अलग अलग रोग देखने को मिलते हैं उसी को बोलते हैं आनुवांशिक विकृति। तो इसमें क्या होगा, कभी कभी गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, कभी कभी अधिक संख्या में हो जाएगा या फिर कभी कभी कम हो जाएगा। गुणसूत्रों की संख्या कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी, अभी हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 क्या है। फिर किसी भाग का लोप हो जाएगा, मतलब कोई भाग रहेगा ही नहीं, या फिर किसी भाग का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इसके वजह से हमें फाक होठ जैसे फटे हुए, जैसे होठ होठ तुम अगर देखोगे तो ऐसा लगेगा बीच में से कटा हुआ है। फाक होठ, रंजकहीनता और शारीरिक व्यंग जैसे सिकल सेल, रक्ताल्पता, हीमोफीलिया और जैसे शरीर में अनेक प्रकार के दोष जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये सब आनुवांशिक विकृति के उदाहरण है, जो गुणसूत्रों की संख्या कभी अधिक होने से नॉर्मल से और कभी नॉर्मल से कम होने से, या फिर कभी कोई भाग लोप हो जाएगा, कभी किसी भाग का स्थानांतरण हो जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से आनुवांशिक विकृति, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का निर्माण होता है। तो ये आनुवांशिक विकृति होती क्या है वो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं आगे, मतलब कौन कौन से रोग हमें इस आनुवांशिक विकृति की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह से देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक है, इसमें कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार है, अ, ब, क और ड। आनुवांशिक विकृति के 4 प्रकार हैं, अ, ब, क और ड। जेनेटिक डिसऑर्डर्स के 4 प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण निर्माण होने वाली विकृतियां। मतलब ऐसी कौन कौन सी विकृतियां होती हैं जो गुणसूत्रों की असामान्यता। तो यहाँ पर क्या होता है, देखो गुणसूत्रों की कुल संख्या में बदलाव आएगा, किसमें, अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में। अंडरलाइन कर लो, अगर किताब होगी तो अपने पास, आपके पास अगर किताब होगी तो अंडरलाइन कर लो। अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में कमी आ अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या पर कमी आने पर जन्म लेने वाली संतति की प्रजनन क्षमता बाधित नहीं होती। मतलब यहाँ पे
जो प्रॉब्लम होती है वो अलिंगी गुणसूत्रों की संख्या में होती है, इसलिए यहाँ पे प्रजनन क्षमता जो है वो उस पर असर नहीं होता। और इसके विपरीत अभ्रक के कुल गुणसूत्रों की संख्या में किसी अलिंगी गुणसूत्रों की जोड़ी अधिक हो जाने पर बालकों में शारीरिक और मानसिक दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं, और उनकी आयु मर्यादा, मतलब जो उनका जो ये जीवन काल होता है ना, उसमें भी कमी आ जाती है। तो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण जो होने वाली विकृतियां हैं, उसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम। तो सबसे पहला जो रोग का नाम है वो है डाउन सिंड्रोम, जिसे और बोलते हैं मंगोलिकता। तो यहाँ पर अगर बच्चों तुम देखोगे तो देखो, नॉर्मल 46 गुणसूत्र होने चाहिए, +1 हो गया। +1 मतलब और एक बढ़ गया। नॉर्मल की संख्या होती है 46, उसमें +1 मतलब एक और ऐड हो गया, तो टोटल हो गया 47। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी ऑफ 21। मतलब क्या, मैं बताती हूँ। अगर तुम ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये 21 नंबर वाला जो गुणसूत्र है ना, ये 2 ना होकर 3 हो जाता है। मतलब नॉर्मल 2 होना चाहिए, 2 की जगह 3 हो जाएगा, इसीलिए इसे बोलते हैं ट्राइसोमी। ट्राई मतलब 3, ट्राइसोमी ऑफ 21। ये जो 21 नंबर वाला गुणसूत्र है, अलिंगी गुणसूत्र, ये 2 के बजाय 3 हो जाता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी ऑफ 21 अंडरलाइन कर लेना। तो डाउन सिंड्रोम या मांगोलिकता, जिसमें से 46 + 1 मतलब हमें टोटल 47 गुणसूत्र जो है वो इसमें देखने को मिलते हैं, इस वाले अनुवांशिक विकृति में। और इसे बोलते हैं गुणसूत्रों की त्रिसमसूत्री अवस्था। कौन से गुणसूत्र की, मैंने अभी आप लोग को बताया 21 नंबर वाले। 21 नंबर के गुणसूत्र की त्रिसमसूत्री अवस्था है ये, मतलब 3 हो जाएगा वो 2 के बजाय। तो गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण होने वाले डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता की यह एक विकृति है। यह मानव के संदर्भ में खोजी गई गुणसूत्रीय विकृति है। इसमें टोटल 47 गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्राइसोमी ऑफ 21 मतलब 21 नंबर वाले गुणसूत्र में 2 ना होकर 3 हो जाएगा, मतलब एक ज्यादा हो जाता है। इसी के कारण ऐसे अभ्रक की कोशिकाओं में 46 की जगह 47 गुणसूत्र जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। और ऐसे बालकों में गति मंद, मतलब उनमें ज्यादा एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलती, उनकी उम्र भी कम हो जाती है। साथ में मानसिक वृद्धि, जो उनकी जो मानसिक वृद्धि होती है उसमें भी बाधाएं जो है वो उत्पन्न होती हैं। मतलब उनका मानसिक रूप से भी उनका डेवलपमेंट नहीं होता ऐसे बच्चों में जिसमें डाउन सिंड्रोम होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बच्चों का मतलब ये जो बच्चा है उसको डाउन सिंड्रोम हुआ है, तो ऐसे उनके मतलब वो ऐसे देखने को मिलते हैं हमें, उनके लक्षण हमें ऐसे देखने को मिलते हैं, जैसे फैली हुई गर्दन रहेगी, चपटी नाक रहेगी, अंगुलियां रहेंगी एकदम छोटी छोटी रहेंगी, एक ही आड़ी हस्तरेखा रहेगी। मतलब जो हमें हस्तरेखाएं दिखती है ना अपने हाथ के ऊपर, हस्तरेखाएं पाम के ऊपर, तो जैसे एक ही आड़ी हस्तरेखा में देखने को मिलेगी, और सिर पर विरल बाल रहेंगे। तो ये सब लक्षण जो है वो हमें डाउन सिंड्रोम, मंगोलिकता में जो है वो देखने को मिलता है। यह अनुवांशिक विकृति है जहाँ पे 21वें नंबर वाली जो जोड़ी के गुणसूत्र रहते हैं 46 के बजाय 47 गुणसूत्र जो है वो वहां पर होते हैं, ट्राइसोमी ऑफ 21। तो यहाँ पे तुमको इसके मतलब यहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में जैसे प्रश्न पूछते हैं, संक्षिप्त जानकारी लिखो। जैसे तुम्हारे स्वाध्याय में जो पूछा गया है किसके बारे में, डाउन सिंड्रोम या मंगोलिकता। तो अगर एग्जाम में डाउन सिंड्रोम आएगा तो भी समझना, या फिर मंगोलिकता आएगा, दोनों का मतलब सेम होता है। कभी कभी डाउन सिंड्रोम उन लोग बोलते हैं लिखने के लिए, या फिर कभी कभी मंगोलिकता बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों का मतलब सेम ही है। तो यहाँ पर तुम लोग को इसके बारे में पूरा लिखना रहता है कि सबसे पहले ये होता क्या है, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, और इसमें कौन कौन से लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। अल्पायु मतलब उनका जीवन काल भी कम होता है। ओके, जो नेक्स्ट है बच्चों वो है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है,
अलिंगी गुणसूत्रों की तरह, यहाँ पर अलिंगी गुणसूत्रों में नहीं बल्कि लिंग गुणसूत्रों में हमें असामान्यता जो है वो देखने को मिलती है। कौन से सिंड्रोम में? टर्नर सिंड्रोम, इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। यहाँ पर अलिंगी गुणसूत्रों में नहीं बल्कि लिंग गुणसूत्रों में हमें असामान्यता जो है वो देखने को मिलती है। तो टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों। 44 प्लस एक्स एक्स होने के बजाय 44 प्लस एक्स एक्स तुम लोग को सुनकर तुरंत पता चल जाना चाहिए कि 44 प्लस एक्स एक्स टीचर ने बताया है ये स्त्रियों में होता है, एक्स और एक्स, तो तुमको तुरंत पता चल जाना चाहिए 44 प्लस एक्स एक्स मतलब स्त्रियों में नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या है। बट ये संख्या ना होकर 44 प्लस एक्स हो जाती है, मतलब यहाँ पर एक गुणसूत्र कम हो गया। तो टर्नर सिंड्रोम में 44 प्लस एक्स हो जाता है और इस विकार में एक्स गुणसूत्रों की लैंगिकता से संबंधित भाग, मतलब ये एक्स और एक्स तुमको मैंने बताया ये लिंग गुणसूत्र होते हैं जो लिंग डिसाइड करते हैं। पर क्या होता है यहाँ पर एक लिंग गुणसूत्र जो है वो कम हो गया, 44 प्लस एक्स एक्स के बजाय 44 प्लस एक्स ही है खाली। और ये जो रोग है टर्नर सिंड्रोम, ये फीमेल मतलब स्त्रियों में पाया जाता है, स्त्रियों में होता है ये रोग टर्नर सिंड्रोम, जहाँ पे 44 प्लस एक्स एक्स के बजाय 44 प्लस एक्स की स्थिति हो जाती है। और ऐसे में जो नॉर्मल डेवलपमेंट, जैसा हमें नॉर्मल स्त्रियों में जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वैसा इन स्त्रियों में नहीं होता। और ऐसे में जो उनकी प्रजनन इंद्रियां हैं उनकी पूर्ण रूप से वृद्धि ना होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर जो है वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि एक्स और एक्स जो है वो लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो जब एक एक्स ऑलरेडी कम हो गया, 2 एक्स होने चाहिए तो एक ही एक्स है, तो ऐसी स्त्रियों में जो नॉर्मल डेवलपमेंट है वो हमें देखने को नहीं मिलता और इनकी जो प्रजनन क्षमता जो है वो उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पूर्ण वृद्धि ना होने के कारण। ज्ञानेंद्रियों जो ये है प्रजनन इंद्रियों की पूर्ण वृद्धि ना होने के कारण उनकी प्रजनन क्षमता पर जो है वो उसका असर होता है, प्रभाव होता है। और यहाँ पर दिखाया है कि ये बच्चे को टर्नर सिंड्रोम हुआ है, तो उसके मतलब हाथ उसका कैसा दिख रहा है, तो एकदम छोटा सा ऐसे फूला हुआ है, ऐसे मतलब जैसे सूजन टाइप की आ गई है उसकी इसमें। नेक्स्ट जो है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है यह पुरुषों में हमें देखने को मिलता है, स्त्रियों में नहीं, पुरुषों में। तो जो नॉर्मल होता है 44 प्लस एक्स और वाई, यहाँ पर देखो जो नॉर्मल संख्या है पुरुषों की वो होती है 44 प्लस एक्स वाई, लेकिन हमें देखने को क्या मिलता है यहाँ पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब 44 प्लस एक्स वाई के बजाय 44 प्लस एक्स वाई के जगह पर 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो गया, मतलब एक एक्स और ज्यादा बढ़ गया। इसके ऊपर वाले में कम हुआ था, स्त्रियों में था वो रोग, बट यहाँ पे पुरुषों में 44 प्लस एक्स वाई की जगह एक एक्स गुणसूत्र और अधिक हो गया, तो टोटल मिला के हो गया 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तो यह रोग जो है वो हमें पुरुषों में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर लिंग गुणसूत्रों की असामान्यता होती है, मतलब लिंग गुणसूत्रों में जो 44 प्लस एक्स वाई की जगह एक एक्स गुणसूत्र और बढ़ गया। तो यहाँ पर भी जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना, मतलब जो जैसा डेवलपमेंट हमें पुरुषों में देखने को मिलता है वैसा नहीं होता और इनके प्रजनन क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इनकी भी प्रजनन इंद्रियां जो होती हैं उनका जो अल्प विकास होता है, मतलब कम विकास होता है, इसलिए इनके भी प्रजनन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव होता है और इसे बोलते हैं क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम। अच्छे से पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, थोड़ा हार्ड है। क्लाइनफेल्टर्स सिंड्रोम 44 प्लस एक्स एक्स वाई। तुम्हारी किताब में देखो जो यहाँ पे दिया हुआ है ना जोड़ियां मिलाओ, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। तुम्हारी किताब में जो जोड़ियां मिलाओ दिया हुआ है उसको ठीक कर लेना। जो 3 स्तंभ है अ ब और क, तो जो ब वाला स्तंभ है
वो तो बराबर है, 44 प्लस एक्स एक्स वाई ऊपर का बराबर है, लेकिन उसके नीचे वाला 45 प्लस एक्स लिखा है, वहां पे 45 प्लस एक्स नहीं आएगा, 44 प्लस एक्स आएगा, गलती से 45 लिख दिया है। जो मैंने तुम लोग को इसके पहले पढ़ाया है ना, टर्नर सिंड्रोम, तो वहां पे आएगा 44 प्लस एक्स, किताब में गलती से 45 दिया हुआ है, तो वहां पे आएगा 44 प्लस एक्स। मैं ब स्तंभ के दूसरे वाले की बात कर रही हूँ, स्तंभ ब के दूसरे वाले की। 45 प्लस एक्स लिखा है, वहां पे ठीक कर लो, 44 प्लस एक्स आएगा, टर्नर सिंड्रोम वाला। ओके, तो अभी हम लोग ने इसमें कौन कौन सा देखा बच्चों, गुणसूत्रों की अपसामान्यता वाले में पहला देखा डाउन सिंड्रोम, फिर हम लोग ने देखा मंगोलिकता, और उसके बाद हम लोग ने देखा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो तुम्हारी किताब में देखो एक प्रश्न आया है, सहसंबंध लिखो, सहसंबंध लिखना है। तो 44 प्लस एक्स मुझे पता है ये टर्नर सिंड्रोम है, तो इसका तो दिया हुआ है टर्नर सिंड्रोम, बट 44 प्लस एक्स एक्स वाई क्या होता है, यह है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तुम लोग को इसके आगे जो डैश डैश किया हुआ है, तुम लोग को पता होना चाहिए कि टीचर ने पढ़ाया है, 44 प्लस एक्स मतलब टर्नर सिंड्रोम होता है, और 44 प्लस एक्स एक्स वाई मतलब डाउन ये होता है, सॉरी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये तुम लोग को पता होना चाहिए कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई के आगे मुझे लिखना है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि पुरुषों में देखने को मिलता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखो राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मतलब तुम लोगों को कुछ बताया हुआ है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान अप्रैल 2005 में, जबकि राष्ट्रीय शहरी, शहरी मतलब शहर और ग्रामीण मतलब गांव, 2013 से प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पर ग्रामीण और शहर में आरोग्य व्यवस्था का सशक्तिकरण करना, फिर विविध बीमारियों और रोगों पर नियंत्रण रखना, मतलब बीमारी और रोग ना फैले उस पर हमें नियंत्रण रखना है। आरोग्य के संबंध में मतलब हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा रहे, उसके लिए जन जागृति, उसके लिए सबको जन जागृति मतलब सबको उसके प्रति जागृत करना है, और विविध योजनाओं के माध्यम से रोगी को, मतलब अगर कोई जिसको रोग हो गया है तो उसको आर्थिक सहायता, आर्थिक मतलब पैसे वगैरह देकर उनकी हेल्प करना है। यह इस अभियान का जो है वो प्रमुख उद्देश्य है। राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जो ग्रामीण में मतलब गांव में अप्रैल 2005 में और शहर में 2013 से प्रारंभ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो भी रोगी हैं उनको आर्थिक सहायता देना इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य है, और बीमारी ना हो उस पर नियंत्रण रखना, और मतलब ये विविध मतलब आरोग्य के संबंध में मतलब हमारा स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो, मतलब उसके बारे में इस अभियान में जो है वो ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट, अभी हम लोग देखेंगे बच्चों ब, एक जनुकीय उत्परिवर्तन। एक जनुकीय उत्परिवर्तन मतलब क्या, किसी एक सामान्य जनुक में, मतलब किसी एक सामान्य जीन में जो उत्परिवर्तन होते हैं उसके कारण जो रोग होते हैं उसे बोलते हैं एक जनुकीय रोग। तो एक जनुकीय रोग में हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब इस प्रकार के जन्मजात विकार कम उम्र में जानलेवा जो है वो साबित होते हैं। और इस प्रकार के रोगों में जो सबसे पहला आता है वो है ये हचिंसंस रोग, हेक्सेस रोग, गैलेक्टोसेमिया, फिनाइल कीटोनमेट, फिर दात्र कोशिका रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया, उसके बाद होती है सिस्टिक फाइब्रोसिस जिसे बोलते हैं पुटी तंतुमयता, और उसके बाद है रंजकहीनता, हीमोफीलिया और रतौंधी। ये सब जो है वो रोग के नाम है जो एक जनुकीय उत्परिवर्तन में देखने को मिलते हैं। तुम्हें पता है बच्चों, मैंने तुम लोग को बताया था जैसे जो हमारा डीएनए है वो अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। तो कभी कभी किसी जीन में कोई उत्परिवर्तन होता है, कोई मतलब कोई दोष उत्पन्न हो जाते हैं जिसे एक जनुकीय विकार कहते हैं। तो हम देखते हैं वन बाय वन इसमें कौन कौन से रोग जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो जो सबसे पहला रोग जो है वो देखने को मिलता है वो है रंजकहीनता। यहाँ पर तुम फोटो देख सकते हो, मतलब यहाँ पे इस बच्चे को रंजकहीनता हुआ है, तो इसकी आंखें, हमें आंखें, आंखों का रंग देखो ऐसा दिखाई देगा, गुलाबी कलर की दिखाई देंगी आंखों का रंग, और ऐसे मतलब, और उसके बाल देखो कैसे हैं एकदम अलग, मतलब कलर देखो थोड़ा गोल्डन टाइप के देखने को मिल रहे हैं हमें। तो रंजकहीनता यह एक जनुकीय विकार है, एक जनुकीय विकार। इस विकार में शरीर में मेलानिन, अंडरलाइन कर लेना,
मेलेनिन एक प्रकार का रंजक द्रव्य है जो हमारे शरीर में तैयार होता है, जिसकी वजह से हमारे बालों का रंग जो है वो काला होता है और हमारी त्वचा भी थोड़ी सांवली टाइप, मतलब जो, तो ये मेलेनिन की वजह से होता है, मेलेनिन। तो अगर शरीर में मेलेनिन की कमी होने लगती है तो ऐसे बाल वगैरह सफेद होने लगते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये जो मेलेनिन नामक रंजक द्रव्य है, जिसको रंजकहीनता हुआ रहता है, उसमें यह जो जो है वो तैयार नहीं होता। मतलब जनुक जो है वो रंजकहीनता की वजह से, उत्परिवर्तन की वजह से जो रोग होता है, उसमें जो जनुक होता है वो मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं कर पाता। तो आँखें, त्वचा और बालों पर, और बालों को मेलानिन नामक भूरे रंग के रंजक के कारण जो है वो, इसमें बताया है कि हमारी आँखों को, त्वचा को और बालों को जो रंग मिलता है, वो मेलानिन की वजह से ही मिलता है। बट कभी-कभी क्या होता है, रंजकहीनता की वजह से ये मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं हो पाता। तो रंजकहीन व्यक्ति की त्वचा हमें निस्तेज होती है। निस्तेज मतलब एकदम फीकी पड़ जाएगी त्वचा। मतलब त्वचा पे कोई चमक नहीं रहेगा, एकदम फीकी पड़ जाएगी, बाल सफ़ेद हो जाएँगे, आँखें सामान्य तौर पर गुलाबी रंग की हो जाएँगी, क्योंकि आँख की पुतली और दृष्टिपटल में ये जो रंजक द्रव्य होता है, जिससे हमारी आँखों की पुतली का भी देखो रंग होता है। तो जब रंजक द्रव्य ही जब तैयार नहीं होगा, तो उसका बाल पर, आँखों पर, दृष्टिपटल पर, पुतली पर असर पड़ता है। क्योंकि ये मेलानिन नामक रंजक द्रव्य जो है वो तैयार नहीं होता, किसमें? रंजकहीनता में। तो ये रंजकहीनता जो है वो एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण होने वाला रोग है, जिसमें हमें ये सब लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आएगा रंजकहीनता, तो उसके बारे में लिख देना कि यह जनुकीय विकार है, इसमें मेलानिन नामक रंजक द्रव्य तैयार नहीं होता, तो आँखों और बालों पर, त्वचा पर उसका प्रभाव पड़ता है और हमें, मतलब जो भी यहाँ पे लक्षण बोला गया है, उसका असर क्या है, वो सब जो है वो हमें देखने को मिलता है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बच्चों जो इसी में है, वो दूसरा नंबर है दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे और बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, देखो मैं तुमको पहले बताती हूँ। जो यहाँ पर देखो हमारे जो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है, अणु की रचना होती है, ये देखो, ये साधारण है, लेकिन ये बाधित, मतलब जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो इसका जो ये सेल्स है वो नॉर्मल ना होकर ऐसे हंसिए के आकार का हो जाता है। देखो ये नॉर्मल है, जो हमारे ब्लड का सेल्स है ये नॉर्मल है, बट उसके जो ये जिसको सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो उसका ये हंसिए के आकार का हो जाता है सिकल सेल एनीमिया में। तो उसमें क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। प्रथिन, डीएनए आदि अणुओं की रचना में एकदम छोटे बदलाव के परिणाम स्वरूप, मतलब प्रथिन मतलब जो हमारे शरीर में प्रथिन का निर्माण होता है, और डीएनए, जब इनकी रचना में एकदम छोटा सा बदलाव होता है, तब हमें यह दात्र कोशिका रक्ताल्पता, जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, ये वाला जो रोग है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन, तुम्हें पता है बच्चों, हमारे शरीर में, हमारे जो ब्लड में होता है वो होता है आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। तो जो वो रेड कलर, जो लाल कलर होता है, वो हीमोग्लोबिन की अणु की वजह से ही होता है। तो हीमोग्लोबिन ही, जब हम सांस लेते हैं, तो जब ऑक्सीजन जो है वो हमारे श्वसन संस्थान के माध्यम से जब फेफड़ों में पहुंचती है, तब हमारे जो रक्त का जो हीमोग्लोबिन होता है, रेड ब्लड सेल्स में हीमोग्लोबिन जो होता है, वही उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और फिर उस ऑक्सीजन वाले रक्त को हृदय तक पहुंचाता है, और फिर हमारा हृदय उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। बट इसमें क्या होती है, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, जो हीमोग्लोबिन के अणु की रचना का जो छठा अमीनो अम्ल है, वो ग्लूटामिक अम्ल होता है। जो छठा अमीनो अम्ल है वो ग्लूटामिक अम्ल होता है, और उसकी जगह जो है वो वैलिन अम्ल ले लेता है। तो एक छोटी सी जो रचना में परिवर्तन हो गया हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में, तो छठा अमीनो अम्ल है वो है ग्लूटामिक अम्ल होता है, बट इसकी जगह वैलिन अम्ल ले लेता है। तो हीमोग्लोबिन के अणु में जब की रचना में यह परिवर्तन आता है, तब सिकल सेल एनीमिया जो है वो हमें देखने को मिलता है।
इसी कारण लाल रक्त कोशिकाओं का जो नॉर्मल आकार होता है उभयोत्तल, वो बदलकर हंसिए के आकार का हो जाता है। देखो बच्चों, तुम कभी-कभी जैसे जब अपना ब्लड टेस्ट करवाते हो, तुम्हारा तुम्हारा इसमें आता है ना हीमोग्लोबिन कम हो गया है, या फिर ये आरबीसीज कम दिखते हैं, तो तुम्हें बहुत सारे जैसे कमजोरी वगैरह दिखने को मिलती है, ठीक है? तो यही जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से, क्योंकि वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ग्रहण करके हमारे फेफड़ों के द्वारा पूरे शरीर में जो है वो पहुंचाता है। मतलब पहले हृदय को पहुंचाएगा, फिर हृदय उस ऑक्सीजन वाले रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है, पर उसका जो नॉर्मल आकार है वो बदलकर हंसिए के आकार का हो जाता है, और इसी को बोलते हैं दात्र कोशिका रक्ताल्पता। और इस रोग से जो बाधित व्यक्ति है उसमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन संवहन करने की क्षमता कम हो जाती है। जब हीमोग्लोबिन की रचना में परिवर्तन आ गया, उसका आकार बदल गया, तो उसकी ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है। और जब ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो हृदय के पास जाएगा नहीं, और जब हृदय के पास नहीं होगा तो पूरे शरीर में नहीं पहुंचेगा। तो यहाँ पे हमारे शरीर में जो मतलब जिसको ये भी रोग हुआ है सिकल सेल एनीमिया, उसके हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन को संवहन करना, संवहन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। इसी स्थिति में कई बार लाल रक्त कणिकाओं की गुठली बन जाती हैं और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। परिणाम स्वरूप उसके वजह से क्या होगा, रक्त वाहिनियां जो पूरे हमारे शरीर में फैली हुई हैं उनमें रुकावट पैदा हो जाती है। परिसंचरण संस्थान मतलब जो रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, मस्तिष्क, फेफड़ा, वृक्क, वृक्क मतलब किडनी, सबको धीरे धीरे क्षति पहुंचने लगती है, नुकसान पहुंचने लगता है। यह रोग आनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलता है। निषेचन के समय जनुकीय बदलाव के कारण यह रोग होता है। यदि माता और पिता दोनों सिकल सेल से पीड़ित हैं अथवा वाहक हैं, वाहक वाहक मतलब क्या, मतलब चांसेस है कि मतलब उनको वो रोग हो सकता है, तो उनके बच्चों को भी यह रोग हो सकता है। इसी कारण समाज में सिकल सेल पीड़ित या सिकल सेल वाहक व्यक्तियों को आपस में विवाह टालना बेहतर होता है। मतलब अगर सिकल सेल से पीड़ित है या सिकल सेल वाहक है तो आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोला है ना, मतलब शादी के पूर्व वधू और वर दोनों को रक्त की जांच जो है वो करवानी चाहिए, ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि अगर सिकल सेल से पीड़ित अगर होंगे तो उनके बच्चों में भी यह रोग होगा। ओके, तो सिकल सेल बीमारी के दो प्रकार है, पहला है सिकल सेल वाहक व्यक्ति और दूसरा है जो सिकल सेल से पीड़ित है। तो सिकल सेल वाहक व्यक्ति होता है कैरियर है, और दूसरा है सिकल सेल ग्रस्त मतलब जिसको ऑलरेडी वो सफर है, उसको सिकल सेल हुआ है। एक होता है सामान्य, एक होता है चालक और एक होता है पीड़ित। सामान्य मतलब नॉर्मल, चालक मतलब होने के चांसेस है, और पीड़ित मतलब जिसको हुआ है। तो सिकल सेल रोगी की पहचान क्या है, लक्षण, इसमें हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है, जोड़ों में दर्द होगा, असहनीय वेदना मतलब ऐसा दर्द जो तुम सहन नहीं कर पाएगा यह व्यक्ति, बार बार सर्दी और खांसी होगी, शरीर में थोड़े ज्वर का होना, बुखार रहेगा हमेशा, जल्दी थकान हो जाना, चेहरा निस्तेज मतलब एकदम फीका पड़ जाना, और हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना। तो ये सब लक्षण जो है वो सिकल सेल एनीमिया में, मतलब जिसको दात्र कोशिका रक्ताल्पता या सिकल सेल एनीमिया हुआ है उसके रोगी, मतलब ऐसे रोगियों में हमें ये सारे लक्षण जो है वो देखने को मिलते हैं। ओके, इसीलिए बच्चों बोला गया है कि मतलब शादी के पहले वर और वधू दोनों को अपना ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। तो अगर सिकल सेल वो पीड़ित हैं तो उनको आपस में, या सिकल सेल वाहक हैं, चालक हैं, तो उनको आपस में विवाह करना टालना चाहिए। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो बच्चों बताया है, यहाँ पर जो मैंने आप लोग को समझाया वही दिया हुआ है, वही दिखाया हुआ है कि सिकल सेल अगर नहीं हुआ है तो ये नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन की रचना है ये नॉर्मल है, बट जब जिसको सिकल सेल हो गया है तो जो ये रचना है हीमोग्लोबिन का, उसका आकार जो है वो हंसी की तरह हो जाता है और वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं।
ये सिकल सेल से बाधित बच्चे का हाथ है। किस तरह से देखो एकदम काला पड़ गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ही नहीं है, हीमोग्लोबिन की ऑलरेडी कमी है, ऊपर से शरीर में ऑक्सीजन भी बराबर नहीं जा रहा है। तो उपाय क्या है बच्चों इसका, इस बीमारी का? यह बीमारी प्रजनन द्वारा फैलती है। इसीलिए शादी के पूर्व या बाद वधू और वर दोनों को रक्त की जो है वो जाँच करवानी चाहिए। सिकल सेल वाहक है या पीड़ित व्यक्ति को एक दूसरे से जो दूसरा वाहक और पीड़ित है, उस व्यक्ति से विवाह टालना चाहिए। और तीसरा जो है वो सिकल सेल पीड़ित व्यक्ति को प्रतिदिन मतलब एक फॉलिक अम्ल मतलब जो ये होती है ना, ये अपना फॉलिक एसिड वाली गोली जो है वो ये खानी चाहिए, डॉक्टर देता है। फॉलिक एसिड की ये गोली आयरन वाली प्रतिदिन जो है वो सिकल सेल जो पीड़ित व्यक्ति है, उसको खानी चाहिए। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन जैसे ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, जानकारी लिखो, एक जनुकीय विकार। तो एक जनुकीय विकार में कौन-कौन सा आता है? मैंने तुम लोगों को बताया अभी। रंजकहीनता और दात्र कोशिका रक्ताल्पता जिसे बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। तो उसका लक्षण लिखना है और उपाय। तो लक्षण तो हमने यहाँ पे देखा था, ये लक्षण है और यहाँ पर जो हम लोगों ने देखा है वो उपाय है। तुम्हारी किताब में दिया हुआ है, ओके? देख लेना। जो तीसरा बच्चों अभी हम लोग पढ़ेंगे, मैंने बताया था अ, ब, क और ड। तो अब हम लोग क देखने जा रहे हैं, तंतुकणिकीय विकार। तो ये तंतुकणिकीय विकार में क्या होता है बच्चों? तंतुकणिका, कोशिकाओं में तंतुकणिकाएँ होती हैं, जो कोशिका को ऊर्जा प्रदान करती हैं। तो तंतुकणिका के जो डीएनए के अणु में, तंतुकणिका में भी डीएनए होता है और जब उसके अणु के जनुक में उत्परिवर्तन होता है, तब यह दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। तंतुकणिका माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकाओं में पाया जाता है, जब उसके डीएनए के अणु में उत्परिवर्तन होता है, तब यह दोष जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। भ्रूण के विकास के समय मतलब जब बच्चे का विकास होता है, तब अंड कोशिका से तंतुकणिकाएँ आती हैं। मतलब जो स्त्रियों का अंड कोशिका होता है, उससे ही तंतुकणिकाएँ भ्रूण में आती हैं। इसीलिए इस प्रकार के विकार केवल माता द्वारा ही संतान को मिलते हैं। माता के द्वारा यह रोग जो है वो संतान को मिलता है। इसे लेबेर का आनुवांशिक तंत्रिका विकार या तंतुकणिकीय विकार भी कहा जाता है। ड नंबर है बहुजनुकीय उत्परिवर्तन। बहुजनुकीय मतलब क्या? जब बहुत सारे जनुक में, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक जनुकीय, अब बहु मतलब जब बहुत सारे जनुक में उत्परिवर्तन होगा, तब हमें बहुघटकीय विकार जो है वो देखने को मिलता है। तो बहुजनकीय उत्परिवर्तन मतलब कभी कभार एक से अधिक जनकों में जब उत्परिवर्तन होता है, तब हम बहुजनुकीय विकार जो है वो देखने को मिलता है। और इसमें हमें फाक होठ, ऐसे होठ जो है वो तुम्हें कटे हुए दिखाई देंगे। फाक तालु मतलब जो मुंह के अंदर का ऊपर वाला भाग होता है, वो भी एकदम जैसे एकदम अलग प्रकार का ऐसे फाक टाइप का दिखाई देगा ऐसे ही। आमाशय का संकुचन, रीढ़ की हड्डी का दोष और इसी प्रकार मधुमेह और रक्तचाप जो ब्लड प्रेशर होता है, हृदय विकार, अस्थमा जिसमें सांस लेने में बीमारी होती है, अस्थितुलत्व अति स्थूलत्व मतलब ओबेसिटी जो मोटापन जो हमें देखने को मिलता है, यह सब भी जो है वो बहुजनुकीय विकार है। तो बहुघटकीय विकार मेंडल की अनुवांशिकता के प्रारूप मतलब वो मेंडल का जो अनुवांशिक सिद्धांत है उसे जो कल सर है वो आपको पढ़ाने वाले हैं। तो पर्यावरण, जीवन शैली और कई दोषपूर्ण जनुक इनके संयुक्त जटिल परिणामों के कारण जो है वो यह विकार जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो आनुवांशिक विकृति में हम लोगों ने देखा बच्चों किस तरह से गुणसूत्रों की असामान्यता के कारण, फिर एक जनुकीय उत्परिवर्तन के कारण, तंतुकणिकीय विकार के कारण और फिर बहुजनकीय उत्परिवर्तन के कारण हमें जो है वो अलग-अलग प्रकार के रोग जो है वो देखने को मिलते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, फिर एक जनुकीय में रंजकहीनता, सिकल सेल एनीमिया, फिर तंतुकणिकीय विकार और उसके बाद बहुजनुकीय उत्परिवर्तन में हमें अलग-अलग प्रकार के जो रोग हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बच्चों तुम्हारे जो तुम ऑलरेडी तुमको पहले से ही सलाम बॉम्बे फाउंडेशन वाले जो तुमको बताते आ रहे हैं, अति तंबाकू का सेवन करने से मतलब कौन-कौन से जो प्रभाव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे तुम इस डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। कर्क रोग मतलब कैंसर रोग, अति तंबाकू के सेवन से।
जो कर्क रोग है मतलब कैंसर वाला रोग हमें जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर तुम डायग्राम में देख सकती हो, मुँह का कैंसर, होंठ का कैंसर, जीभ का कैंसर, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें देखने को मिलती है। तो तम्बाकू युक्त पदार्थों का ज़्यादा सेवन जो है वो बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान ये सब जो है वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि ये सब कहीं न कहीं जो है वो नुकसान पहुँचाती हैं। गले में जलन होना, खाँसी होना, फिर उँगलियों में कंपन होना, फिर सूखी खाँसी के कारण नींद भी बराबर नहीं आती, फिर हमें मतलब फेफड़ों का कैंसर, मुँह का कैंसर, मूत्राशय मतलब जो मूत्र मार्ग में प्रॉब्लम, हृदय रोग जैसी बीमारियाँ, ये सब जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि तम्बाकू में जो है वो निकोटीन नामक जो बहुत ही हानिकारक जो है वो पदार्थ जो है वो पाया जाता है। तो इससे हमारी तंत्रिका कोशिकाओं पर उसका प्रभाव पड़ता है और जिससे ब्लड प्रेशर जो है वो होने की संभावना भी होती है। इसीलिए मतलब तम्बाकू का ज़्यादा सेवन जो है वो तो हमारा जो समाज है वो तम्बाकू मुक्त होना चाहिए। जो आपको ऑलरेडी हम पहले से ही आप लोग सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के द्वारा सुनते आ रहे हैं और समाज में जो है वो उसके प्रति जागरूकता पैदा कर रहे हैं। तो इसीलिए कर्क रोग से हमारे शरीर को हमें बचाना है, हमारे समाज को हमें बचाना है, हमारे देश को बचाना है। तो इसीलिए तम्बाकू और तम्बाकू जन्य पदार्थों का सेवन कभी भी नहीं करना है। ओके? सबको समझ में आया? अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। अगर किसी को कुछ डाउट है, किसी को कोई प्रश्न पूछना है, तो पूछ सकते हैं। हेलो? हेलो? हेलो हेलो हाँ, मैम, हाँ बेटा बोलो। गुड मॉर्निंग। हाँ बेटा गुड मॉर्निंग बोलो। मैम, जैसे कि बताया गया कि तम्बाकू के कारण मतलब ये सब मतलब रोग होते हैं, हुँ, कर्क रोग होते हैं। जो तम्बाकू के अंदर जो मिश्रित होते हैं उसमें 1000 से ज़्यादा उसमें मिश्रित किए जाता है। इसीलिए सबका मन करता है तम्बाकू अथवा बीड़ी, सिगरेट खाने या पीने की। ऐसा हुँ। कौन-सा ऐसा चीज़ है जो सब लोग मतलब ज़्यादा खाते हैं और मतलब उनका मन भी करे तो भी वो भी नहीं कर पाते हैं, छोड़ पाते हैं। ऐसा क्यों नहीं होता है? बच्चों ये क्या होता है एक प्रकार का नशा होता है जैसे। जैसे अगर कोई खाता है ना इसे, तो उसे क्या होता है मतलब उसको ऐसा लगता है वो बिना खाए बगैर इसको रहता ही नहीं मतलब रह ही नहीं सकता। तो एक प्रकार का नशा है, जिसमें देखो ना बहुत ही हानिकारक चीज़ें होती हैं। तम्बाकू में निकोटीन नामक जो पदार्थ होता है वो बहुत ही हानिकारक होता है और इसके धुएँ में भी अमोनिया, एल्डिहाइड ये सब जो बहुत सारे मतलब हानिकारक चीज़ें होती हैं, जो कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाती हैं। तो एक प्रकार का नशा है जो व्यक्तियों में इसकी लत लग जाती है। तो इसी लत को छुड़ाना पड़ता है, लेकिन उसमें बहुत कठिनाई होती है छुड़ाने में। लेकिन अगर एक बार ये आदत छूट जाती है, तो फिर शायद जल्दी नहीं लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। तो जहाँ तक हमें हमें कोशिश करना है, हम सिर्फ़ कोशिश ही कर सकते हैं, है कि नहीं? यस मैम। जैसे आप लोग सलाम बॉम्बे फाउंडेशन भी ह आपको बताता है ना कि आपको जन जागृति फैलानी है, कि मतलब जो भी ऐसे व्यक्ति जो भी इनका मतलब एक प्रकार का नशा होता है, अगर वो खाएँगे तो अगर नहीं खाएँगे, तो रह ही नहीं पाएँगे। तो वही नशा को हमें छुड़वाना है और हमें अपने देश को और समाज को तम्बाकू युक्त मतलब तम्बाकू मुक्त बनाना है। क्योंकि उनको जो ये सब खाते हैं, उनको सब पता है कि ये सब होने वाला है, फिर भी उनको एक प्रकार का नशा रहता है कि वो खाते ही हैं। तो उसे कैसे हमें बहुत कोशिश करके उसे किसी भी ना किसी प्रकार से ये आदत को जो है वो छुड़ाना ज़रूरी है। तो इसके लिए हम जन जागृति का निर्माण करते हैं। ओके? मैम क्या हाँ, बोलो। बोलो। हेलो, हाँ, बोलो। हेलो, हेलो। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, बेटा बोलो। वधु और वर दोनों को विवाह पूर्व रक्त की जांच करानी क्यों आवश्यक है? हाँ, देखो मैंने आप लोग को बताया ना अभी सिकल सेल एनीमिया आप लोगों ने पढ़ा ना बच्चों, तो यह आनुवांशिक है। तो अगर माता और पिता को अगर सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो निश्चित उसकी जो संतान होगी उसको भी यह रोग हो सकता है। क्योंकि ये जो रोग है वो आनुवांशिक है, वो फैलता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। समझ रहे हो बच्चों? ये कभी भी ठीक ना होने वाला रोग है।
तो अगर इसमें अगर पहले ही भविष्य में अगर रक्त की जांच हो जाए, तो अगर सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो ऐसे वर और वधू को एक दूसरे से विवाह जो है वो नहीं करना चाहिए, टालना चाहिए। क्योंकि जब बच्चों में भी अगर होगा, तो ये रोग फैलता ही जाएगा ना आगे पीढ़ी दर पीढ़ी। समझा? हाँ टीचर, थैंक यू टीचर। वेरी हेलो हाँ, मिस, गुड मॉर्निंग वेलकम। मिस। हाँ, बोलो। मिस, सिर का बाल किसके कारण गिरता रहता है इतना? सिर का बाल जो बेटा गिरता है, वो कभी-कभी जो विटामिन्स की कमी होती है, विटामिन ए वगैरह, जो विटामिन ए होता है या फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, बी12, उसकी कमी की वजह से ये सब होता है। तो इसीलिए हमें ऐसी चीज़ों को खानी चाहिए, जिसमें विटामिन ए जैसे गाजर वगैरह हुआ, मतलब ये सब जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। या फिर आंवला हुआ, आंवला वगैरह का सेवन करना चाहिए, ठीक है? ऐसी चीज़ों को, हरी सब्जियाँ वगैरह हमें खानी चाहिए, तो जिससे जो बाल वगैरह गिरते हैं, वो कम हो जाती हैं, ओके? ओके मिस, थैंक यू। वेलकम। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? टीचर, सिकल सेल हाँ। बीमारी कैसे होता है? सिकल सेल बीमारी मैंने बताया ना बच्चों, ये एक जनुकीय ये उत्परिवर्तन है। जो हमारा जनुक होता है, जो डीएनए होता है, उसमें जो हीमोग्लोबिन का जो हमारे ब्लड में होता है, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, उसमें जो हीमोग्लोबिन के अणु की रचना होती है, उसमें जब बदलाव होता है, तो इसके वजह से सिकल सेल अनीमिया जो है वो उस बच्चे में या उस व्यक्ति में जो है वो देखने को मिलता है। क्योंकि वो हमारे आरबीसीज ही होते हैं, रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं, जिसमें हीमोग्लोबिन होता है, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो भी हम सांस ले रहे हैं, तो हमारे जो हम सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जा रहा है, और हमारे तुरंत फेफड़ों के ऊपर पूरी रक्तवाहिनियां होती हैं, उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है, वो वही उस ऑक्सीजन को खींचकर उस पूरे ऑक्सीजन वाले ब्लड को हृदय तक पहुंचाता है। फिर हृदय एक पंप है जो उस ऑक्सीजन वाले रक्त को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो जब हीमोग्लोबिन के अणु की रचना में जब परिवर्तन होता है, देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, ये सिकल सेल मतलब ये नॉर्मल रचना है, लेकिन ऐसी रचना ना होकर वो ऐसी हो जाती है हंसिए की आकार की, और धीरे धीरे नष्ट होने लगती है, और हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने लगती है, तो शरीर को बराबर से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, और सिकल सेल अनीमिया मतलब ये जो है वो रोग हो जाता है। समझ में आ रहा है? ओके टीचर। और टीचर, ये कब तक खलास होता है, नष्ट होता है? सिकल सेल एनीमिया यस टीचर। ये बच्चों नहीं, मतलब जल्दी नहीं ठीक होता है सिकल सेल एनीमिया। इसके अभी इसका समझ कोई में आ उपाय रहा है? नहीं अभी? इसका उपाय यही है कि मतलब ये जो है वो फैलता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। तो इसमें यही उपाय है कि मतलब जो मैंने आपको बताया, जैसे शादी के पहले जो वधू और वर है, दोनों को अपनी रक्त जांच करानी चाहिए। सिकल सेल वाहक पीड़ित को मतलब एक दूसरे से विवाह करने टालना चाहिए, और जो डॉक्टर होता है वो प्रतिदिन जो है वो एक फॉलिक एसिड की गोली जो है वो इस रोगी को मतलब खाने के लिए देता है। समझ में आ रहा है? ये जो यस। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलने वाला रोग है, ये ठीक नहीं होता। ये बच्चों, मुझे आशा है कि जो भी मैंने आप लोग को आज पढ़ाया, आनुवांशिक विकृति, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।